है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब हम अगर बात करें कल वाली चीज़ों की जो मैंने रेंडमली आपको चीज़ें बताई थी, तो बेस्ड ऑन ओनरशिप का क्या मतलब होगा यहाँ पे? नहीं, और इसके अलावा ऐसे फंड्स जिसमें आप इक्विटी को डाइल्यूट करते हो। बेस्ड ऑन ओनरशिप का क्या मतलब हुआ? ऐसे फंड्स जिसमें आप इक्विटी को डाइल्यूट करते हो या ऑनर खुद घर से ले आए। ऑनर घर से कैसे लेके आ सकता है? एक उसकी सेविंग हो सकती है, और कोई पुराना एसेट सेल कर दे अपनी। नहीं, लोन तो फिर आउटसाइड हो गया। ऐसा हो सकता है। हमने इसको इंटरनल कम ये करना है। और देखो, इसको सिर्फ एट अ ग्लांस एक दफा सिर्फ रीड आउट करने के लिए मैंने कैसे बनाया, सिंपल ये पढ़ के चले जाओ। ऑनर के अपने फंड कैसे हो सकते हैं, बोरोइंग कैसे कर सकते हैं, लोन ले ले जो भी। अभी बताता हूँ, अभी वही पढ़ाना है आज। इक्विटी डाइल्यूट होने का क्या मतलब है? बेस्ड ऑन जनरेशन। जनरेशन का मतलब इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। बुक पे स्कैटर्ड फॉर्म में, आप सिर्फ इसको ऐसे गो थ्रू करो और चले जाओ पेपर में। अभी नहीं करना ये, अभी किलिंग होगा। ठीक है, अभी हम थॉरोली बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद इन नोट्स पे जाएंगे। फिर उसके बाद है बेस्ड ऑन द पीरियड कि कौन कितने अरसे का लोन हो सकता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म है, मिड टर्म है और शॉर्ट टर्म है। ये सिर्फ एट अ ग्लांस आपने एक दफ़ा पढ़ना और बस काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस सोर्सेज है। ये MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि हम कितने किस्म के सोर्सेज को टेकअप कर सकते हैं, मार्केट से भी और इंटरनली भी, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। सिर्फ एक दफ़ा इसको रीड आउट करना है, रट्टा नहीं लगाना है इसको। ये वैसे ही प्रैक्टिस कर करके दिमाग में चीज़ें रह जाएंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। फिर ये थोड़ा सा थॉरोली आपकी केस स्टडी के लिए, जो केस स्टडी आएगी उसके लिए ये मैंने बनाया हुआ है कि उसको 6 मार्क के लिए कैसे हम कर सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ये हम सारा पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद है MCQs। MCQs मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव दिए हैं, इनके आंसर्स इसी में मर्ज हैं। MCQs के आंसर उसी में मर्ज हैं। जैसा कि इंटरनल शेयर, इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल आर दोज दैट आर जनरेटेड विद इन द बिजनेस। सिंपल, एक दफ़ा इसको रीड आउट करेंगे आपको वैसे ही याद हो जाना है। तो पेपर में वो जो हसल बसल होती है ना, मारा मारी पड़ी होती है, उसको आप लोगों को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। MCQs मैंने थोड़े से एक्सटेंसिव बनाए हैं। तकरीबन ये आप लोगों को मिलेंगे 54-58 तक मैंने बनाए हैं। और आप लोग ज़्यादा घर पे जाके काम ना करो, इसी वजह से आंसर इनके अंदर ही है। सिंपल, आप लोगों ने क्या करना होगा, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेना यार, गो थ्रू कर लेना, दिमाग में रह जाएंगी चीज़ें। इसी तरह हर चैप्टर के मैं आपको इस तरह की हेल्पिंग नोट्स बना के देता रहूँगा। लेकिन वो सिर्फ हेल्पिंग नोट्स हैं, वो क्लास नोट्स नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आप अगर नॉर्मल टेस्ट भी प्रिपेयर करना है तो इन नोट्स से करना है, वो बुक से ही करना है। क्योंकि ICAP जो पेपर डिज़ाइन करता है बुक से करता है भाई, वो किसी भी टीचर के नोट से नहीं करता। क्लियर हो गई बात? तो इस वजह से मेजर हमारा बुक होगा ICAP का, उसके बाद ये चीज़ें चलती रहेंगी, आप करते रहिए उसके साथ साथ। क्लियर है? अब जो इस दफ़ा MCQs आए थे ना, वो इस कैटेगरी के MCQs थे। पहले मैंने ये नहीं बनाए थे, पहले मैंने थोड़े से डिफ़िकल्ट बनाए हुए थे। मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर लूँगा, जो डिफ़िकल्ट वाले नोट्स होंगे। और उसमें क्या सिनेरियो था, उसमें ये सिनेरियो था, मैंने ज़्यादा ही काम करवा दिया और वहाँ पे गए तो वो थोड़े से इधर उधर से ईजी पीजी ऐसे ही थे, सेम मैंने देखे सारे। तो जिसके बाद कुछ 3 MCQs एक स्टूडेंट के गलत हुए, बाकी सारे ठीक थे उसके। यानी कि वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है अगर आप इस तरह के काम करते रहते हो क्लासरूम में। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये सारे कर लो तो यही पेपर में आने हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। क्लियर हुई बात? तो हम स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। ये सिर्फ आपको ओवरव्यू देना था। जो ऑनलाइन वाले हैं उनको मैं ये वाले नोट्स उनके पोर्टल पे शेयर कर दूंगा, वही मैंने क्लास में हार्ड कॉपीज़ करवा के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो हम अपनी बुक पे चलते हैं और चैप्टर नंबर हमारा 11 था। 11 चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो कोर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसको स्टार्ट किया हुआ था, ऐसे ही है। और उसमें से हमने कोर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को कल थोड़ा सा देख लिया। हमें यह पता चल गया कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे व्हेन वी आर गोइंग टू टेक लोन और वी आर गोइंग टू गेट फंड्स। तो ये वाली सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी शायद इसमें से पूछ ले, मेरा नहीं ख्याल कि पूछेगा। नहीं, क्रैमिंग अभी देखी तो सही, मैं क्रैमिंग निकालता हूँ तेरी। कोई क्रैमिंग नहीं, अभी देखना जरा आगे चल के। कल एक अगर मैंने आज इक्विटी खत्म कर दी है ना, तो कल एक क्वेश्चन केस स्टडी के लिए आपको टेक्स्ट कर दूंगा।
वो घर से करके आना है आप लोगों ने, ठीक है। मैं हर टॉपिक के लिए खुद से केस स्टडी बनाया करूंगा, आप लोगों को दे दिया करूंगा ताकि आप लोग उसके साथ वो कर सको, प्रैक्टिस कर सको। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन में दोनों आते हैं, लड़कियां और लड़के। कल को आप लोग होमवर्क ना करके उन्होंने कहा सर तुसी उन्होंने गल की थी। लेकिन जी एक्विटी की बात करते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट और ये उसका हॉट फेवरेट एरिया है। एक्विटी के ऊपर 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास, एक्विटी और बॉन्ड्स के ऊपर तकरीबन 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो एक्विटी क्या क्या चीज होती है, एक्विटी का सिंपल मतलब क्या होगा, अगर ये इंग्लिश मुश्किल लग रही है तो सिंपल मतलब क्या माइंड में रखना है। एक्विटी का सिंपल मतलब क्या होगा, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्विटी। सपोज करते हैं आपने कारोबार स्टार्ट किया, एक बंदे ने, ए ने कारोबार स्टार्ट किया, ए ने 1 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किया। अब ए ने तो 1 मिलियन रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो एक्विटी कितना हुई 1 मिलियन की। इसको और फंड्स की जरूरत पड़ी और उसने बी के साथ पार्टनरशिप कर ली, बी के साथ इसने पार्टनरशिप कर ली, बी 5 मिलियन रुपीस ले आया, टोटल एक्विटी कितना हो गई 6 मिलियन। क्या मैं इसको भी एक्विटी कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि ये ऑनर्स फंड ही है। बी भी तो इसका साथ पार्टनर बन गया ना, बी भी तो मालिक बन गया ना, क्लियर हो गई बात। तो इसको हम एक्विटी कहेंगे। अब आपका क्वेश्चन था सर एक्विटी डाइल्यूट करने का क्या मतलब है, ऐसा ही है। यहां पे जब ए सिंगल बंदा था तो मुझे बताओ पूरी कंपनी में ऑनरशिप किसकी थी, मालिक कौन था, ए अकेला था। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 100% जो एक्विटी थी वो किसकी थी, ए की। ये हमें बात समझ आ गई, ऐसा ही है। देखो मैं जितने यहाँ पे वर्ड्स बोलूंगा उनको दिमाग में रखना, केस स्टडी एज इट इज लिख देनी है, रट्टे से केस स्टडी नहीं लिखी जाती है। तो आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है। अब उसने किया क्या, जब बी को पार्टनर बनाया तो बी किन बेसिस पे पार्टनर बना होगा, यानी कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस में उसको शेयर मिलेगा, ऐसा ही है। और किस बेस पे होगा, नहीं ये उसको बोलने दो ना। सर उसका कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल क्या किया, उसके एसेट में हिस्सा होगा, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई साहब वो थोड़ा सा पार्ट ले लेगा उसके एसेट्स में और कैपिटल में, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। ये जो पार्ट दे रहा हूं ना इन दोनों में, इसी को इक्विटी डाइल्यूशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इक्विटी डाइल्यूट करना। क्योंकि अब हिस्सेदार आ गया, पहले इसके पास 100% था, अब हो सकता है इसके पास 40% हो, 60% कहां गया, बी को दे दिया, बी को 60% इक्विटी डाइल्यूट कर दी। अपने मालकाना हकूक किसी और को दे देना थोड़े से, उसको कहते हैं इक्विटी को डाइल्यूट करना। समझ आ गई बात की, कोई क्वेश्चन यहां तक, पक्की बात है। सर लोन के केस में भी यही, नहीं लोन में क्या इक्विटी डाइल्यूट ही ना होती, उसमें कौन से मालकाना हकूक होते हैं, उसमें तो सिर्फ ये होते हैं भाई मैं तो ये सूद दूंगा, 10 लाख का लोन है, 1 महीने के बाद इतना सूद, लोन के पैसे वापस, कहानी खत्म। इक्विटी डाइल्यूट तब होगी जब आप किसी को पार्टनरशिप दोगे, अदरवाइज इक्विटी डाइल्यूट नहीं होती है। चलें जी पढ़ते हैं, इक्विटी के बारे में समझ आ गई आपको, बस इतना ही याद रखना, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हैं। जो कंपनी के शेयर इशू करते हैं उसमें वो भी इक्विटी डाइल्यूशन होती है, वो भी इक्विटी डाइल्यूट करना होता है। क्लियर हो गई बात। देखो ना हर शेयर के अगेंस्ट एक वोटिंग राइट होता है, आपने लॉ में पढ़ लिया होगा, ऐसा ही है। तो वोटिंग राइट का मतलब ही है कि मालकाना हकूक अब इसके पास भी है, इसके पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास भी है, पक्की बात है। चलें आगे, चलें जी। अब उसके बाद आता है इक्विटी शेयर होल्डर गेन्स आर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन 2 वेज। अगर मैंने किसी भी कारोबार में पार्टनरशिप की या उसकी इक्विटी का हिस्सा ले लिया तो अब मेरे पास से 2 तरीका वारदात हैं, जिन तरीका वारदात से मैं क्या कर सकता हूं, अपनी इक्विटी के ऊपर रिटर्न ले सकता हूं। इक्विटी के ऊपर क्या ले सकता हूं, रिटर्न। नंबर 1 कैपिटल गेन। क्या होगा कैपिटल गेन, नहीं यार ये आप लोगों ने पढ़ा होना चाहिए लॉ में। शाबाश, वेरी गुड। ये कहां से पढ़ा है,
ये तो अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को नहीं पता था? सिंपल सी बात, कहाँ पढ़ा था? एफएआर में होता है कैपिटल गेन, नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। अब हुआ क्या, कैपिटल गेन किस तरह हुआ, मैंने XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है, मैंने इसका शेयर खरीद लिया। इसका शेयर था, जैसे मैं आपको रियल में एग्जांपल दे देता हूँ, 4 दिन पहले यहाँ पे बिजनेस की क्लास हो रही थी, तो वहां पे एक चीज थी ZIL। तो मैंने उन लोगों को कहा, वो असल में ना मेरी डिग्री के ऊपर बात कर रहे थे कि सर आप कितना पढ़े लिखे हैं, जो भी है, तो असल में कोई बात हुई होगी कहीं पे, खैर। तो मैंने उनको कहा यार ये बाय कर लो, ठीक है। ये पता है कितने रुपए का था? मैं डॉलर में बता देता हूं, अब पता है कितने का है? कितने का होना चाहिए इसको? 4 दिन 5 दिन हुए हैं, यानी कि ये 4.9 सेंट्स बनता है। पाकिस्तानी रुपये में जरा कैलकुलेट करो इसको जल्दी से जल्दी से। 1.80 इंटू 0.049 49 0.0882। पक्की बात है, यही बन रहा है। 180 से करना है, सॉरी नहीं 180, तो ये 8.82 का बन जाएगा, 8.82 का बन जाएगा ये। अब 5 दिन बाद ये पता है कितने का है? अब जरा मल्टीप्लाई करो इसको, अभी देखना कि जरा 10-15 नहीं है मेरे भाई, 36। पहले खरीदा कितने का? 8.82 का, 5 दिन बाद बेचा कितने का? 36 का। कितना मुनाफा हो गया? 27.18। दैट वुड बी नाउन एज कैपिटल गेन, दैट वुड बी नाउन एज कैपिटल गेन, ठीक है। किसी कंपनी में मैंने उसके शेयर में पार्ट लिया, उसका शेयर यहां पे पहुंचा, मैंने बेच दिया, कितने % प्रॉफिट हुआ? कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना % कैपिटल गेन था? 8.8 सॉरी प्रॉफिट 27.18 डिवाइडेड बाय 8.82 कॉस्ट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100 करें, जल्दी करें जल्दी। 303%। ओए मैथ्स भी नहीं सही तुम लोगों का यार। 303% प्रॉफिट हो गया 5 दिन में, सही है। लेकिन ये वंस इन अ ब्लू मून होता है, ये रोज रोज नहीं होती ऐसी चीजें, और ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर है। थोड़ा सा मुझे आगे एडवांस जाने दें, इंशाल्लाह मैं आपको इसके ग्राफ दिखा दूंगा यहाँ पे कि ये रियल में काम कैसे कर रहे होते हैं। जिल है ना तेरे पास? नहीं है, चलो फिर तेरी किस्मत। चलें फिर आगे। ये हमारा कैपिटल गेन हो गया। एक ऑनर इस तरह पैसे कमा सकता है, शेयर को खरीदा, शेयर को बेचा, प्रॉफिट कमा लिया उसने 27 रुपए का पर शेयर, और किसी के पास 1000 हुए तो 27,000, और किसी के पास 10,000 हुए तो 2,70,000, और ये कोई 10,000 ज्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है, इजी पीजी है। चलें नंबर 2, डिविडेंड। डिविडेंड क्या हुआ भाई? हर शेयर पे जो प्रॉफिट आएगा, 1 साल के बाद जितने शेयर होल्डर होते हैं कंपनी उनको प्रॉफिट देती है। कौन सा प्रॉफिट देती है? जल्दी से बताइएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से 2 हिस्से बनते हैं, एक डिक्लेयर्ड डिविडेंड और दूसरा क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग। तो ये जो डिक्लेयर्ड डिविडेंड है, ये नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके पर शेयर होल्डर को दे दिया जाता है। इसकी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं थोड़ा सा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिक्लेयर्ड डिविडेंड हुआ 1 लाख और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 लाख जो लोगों ने परचेज किए हुए हैं, तो पर शेयर कितना डिविडेंड आया? 0.1। 0.1 का मतलब है 10 पैसे पर शेयर। इसका क्या मतलब हुआ? 10 पैसाज पर शेयर। तो सपोज करते हैं मेरे पास 2 लाख शेयर है या मेरे पास 1 लाख शेयर है, तो मैं 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपया। ये मेरा डिविडेंड हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, उसमें जो प्रॉफिट होगा उसे हम सिंपल प्रॉफिट कहेंगे।
सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट मिलेगा उसे क्या कहेंगे? सिंपल प्रॉफिट। और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो और उसके ऊपर हमें जो प्रॉफिट मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? डिविडेंड। ये बात याद रखनी है। कोई एतराज यहां तक? पक्की बात है? चलें। अब यहां पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, The cost of equity is higher than other forms of finance as the equity holders carry a high value of risk and therefore command the highest of returns as the compensation। मतलब क्या हुआ इसका? आगे चल के प्रैक्टिकली मैं इसको करवाऊंगा आप लोगों को, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? सिंपल सी बात याद रखो, अगर कोई बंदा महंगा शेयर खरीदता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है? उसका कैपिटल गेन भी ज्यादा हो या उसका डिविडेंड ज्यादा हो। और एक बंदा सस्ता शेयर खरीदता है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कैपिटल गेन थोड़ा सा मिल जाए, ठीक है, डिविडेंड पाई थोड़ा चल अब ये खैर है, लाख रुपए ही पाया ना, 80 करोड़ 50 करोड़ पाया। जनरल ये सेंस होती है। क्लियर हुई बात? सिंपल सी बात है, इसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। आप एक गांव में जमीन खरीद लो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? 10 लाख का प्लॉट लिया कि अगले साल वो 50 लाख का हो जाएगा? दिमाग में उसके यही होता है, यार 2-3 लाख रुपया पाइए बस, बड़ा है। और अगर आप किसी लाहौर जैसे लाहौर के किसी पोश इलाके में बेशक एक मरले खरीद लो 10 लाख का, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? बहुत हाई होती है कि भाई जान ये 4-5 लाख दे के जाएगा। ऐसा है ना? तो ये है ट्रेडर की साइकोलॉजी। कि ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या हुई कि वो ये एक्सपेक्ट करता है अगर मैं ज़्यादा चीज़ महंगी खरीदूंगा तो मैं ज़्यादा महंगी उसको बेचूंगा भी, या उसके ऊपर जो मुझे मुनाफा आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। कोई एतराज़ इस पर? बस इसको इतना ही याद रखना है, इसको रट्टा नहीं लगाना घर जाके। क्लियर हो गई बात? तो आगे चलते हैं जी। और आगे हमारे सामने मेन काम आने लगा है ये वाला, द कंपनी इशूज 2 types of shares to raise equity finance। अब हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप की, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की? हम सिर्फ यहां पे बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। ये बात याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं वहां पे, मिटा दूं इसको कि फोटो लेनी है इसकी, ठीक है? हम यहां पे बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। आपके सिलेबस में मेजर पोर्शन पब्लिक लिमिटेड कंपनी का है, प्राइवेट लिमिटेड या दूसरे तीसरा बहुत कम है। तो अब से माइंड में ये रखिएगा, हम जो भी पढ़ रहे होंगे वो किसके पर्सपेक्टिव से होगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ाने की मेरी जरूरत तो नहीं है ना आप लोगों को, अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो। लिस्टेड कंपनी, ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में, मैं लिख देता हूं यहां पे, सबसे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस होता है आप लोगों का, कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत वो बनती है। उसके बाद SECP में भी रजिस्टर्ड होती है, और फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी रजिस्टर्ड होती है। 2 और इदारे होते हैं उसमें भी रजिस्टर्ड होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही याद रखो, ठीक है? तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ऐसी कंपनी जिसके शेयर मार्केट में शेयर बिकते हों, ट्रेड होते हों, बिकते हों। तो यहां पे हमने क्या करना है, द कंपनीज इशूज 2 types of shares to raise equity। नंबर 1 कौन सा है? ऑर्डिनरी शेयर। नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। प्रेफरेंस शेयर्स जो एग्जामिनर है उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ऑर्डिनरी शेयर का क्या मतलब हुआ? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मैं क्या करता हूं, मेरी कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू ये फेस वैल्यू है। आप लोगों ने लॉ में कुछ पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी शेयर को फ्लोट करना है उसकी फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कितनी? 10 रुपए होनी चाहिए, ठीक है? जो एक शेयर रजिस्टर्ड होता है बिकने के लिए वो 10 रुपए का होता है। हाँ, वो 8 रुपए का बिके तो इसको क्या कहेंगे? डिस्काउंट। वो 15 रुपए का बिके इसको क्या कहेंगे? प्रीमियम। वो शेयर प्रीमियम आपने FAR 1 की बैलेंस शीट में पढ़ा होगा ना, इक्विटी में जा रहा होता है शेयर प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट हो जाए तो फिर क्या करते हैं? किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में कंसिडर कर लेंगे। पक्की बात है? चलो ये पूछ लेना अपने सर से, FAR 1 वाले। अब क्या करेंगे हम, सपोज करते हैं इसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी है, मार्केट वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा, 10 रुपए फेस वैल्यू, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे?
1 लाख डिवाइड 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 तो 1 लाख शेयर बन गया। मैंने 1 लाख शेयर को मार्केट में बेचना है। कैसे? 10 लाख शेयर है ना, 10 रुपए का एक है तो 1 लाख बनता है। कैसे ना, ये 0 से कट गया ना, मैट्रिक पढ़ाया था, मैट्रिक वैसे पढ़ा था। ठीक है, तो 1 लाख शेयर आ गया। 10 लाख टोटल मुझे कैपिटल चाहिए था, 10 लाख टोटल कैपिटल चाहिए था, 10 रुपए का एक शेयर है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आई एम गोइंग टू फ्लोट ओवर द स्टॉक मार्केट? 1 लाख। ठीक है, अब ये जो 1 लाख है ना, इनको ऑर्डिनरी शेयर कहेंगे। ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। अब अगर कंपनी को नुकसान हो जाए तो आपने 1 लाख में से 10,000 या 15,000 शेयर रखे हुए अपने पास। तो हम लोगों ने ये बचपन में पढ़ा हुआ है कि इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ऐसा ही है ना, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो आप लोगों को कितना नुकसान बेयर करना पड़ेगा? जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है उनकी जो भी वैल्यू बनती होगी उतना नुकसान हमारा हो जाएगा। हम कहेंगे जी बस ठीक है, यही हुआ, इससे ज्यादा हमें नुकसान बेयर नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? जब डिविडेंड मिलेगा, सारे खर्चे निकालने के बाद डिक्लेयर डिविडेंड में से हमें थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर है? इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी शेयर। मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। The ordinary shareholders are the real owners of the company and are entitled for the residual profit of the company. Residual profit मतलब profit after tax और उसके बाद जो हम डिक्लेयर डिविडेंड करते हैं, बस डिक्लेयर डिविडेंड ही हमारा रेजिडुअल प्रॉफिट कहलाएगा। कोई एतराज किसी को? Their investments are not normally redeemable. ये क्या मतलब हुआ? कंपनी से वापस नहीं कर सकते। देखो, ये आपके पास ये 10,000 इसमें से या 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर है ना, आप मार्केट में बेच सकते हो। आप कंपनी को नहीं कह सकते भाई ने अपने 1 लाख शेयर पढ़ो मेरे पैसे दो। कंपनी से नहीं कर सकते। किससे कर सकते हो? मार्केट से। नहीं समझ आई? आप बैरिया टाउन प्लॉट ले लिए, बैरिया टाउन नया नया ओपन हुआ, उसने प्लॉट की कटिंग की, 5 मरले का आपने प्लॉट ले लिया। अब आप प्रॉपर्टी डीलर को कैसे देना, विकवा दे। आप बैरिया टाउन को जाके नहीं कह सकते भाईजान इसको पे बैक करो। कभी ऐसा सुने किसी सोसाइटी ने दफ्तर वालों को प्लॉट बेच दिया? नहीं होता ये। बहुत रेयर केसेस होते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं, एक्सेप्शन होती हैं, तो हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे। अब उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर्स। Preference shares are entitled normally to fixed dividend before distribution of profit to ordinary shareholders. Their investment are normally redeemable. ये exception है। क्या चीज exception हुई? preference shares। ordinary share की हमें समझ आ गई। ordinary share क्या होगा? irredeemable। और उसके बाद इसको कब डिविडेंड मिलेगा? रेजिडुअल प्रॉफिट में से। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर है वो क्या होगा? रिडीमेबल। कंपनी वापस ले सकती है आपसे। क्लियर है? जब डिक्लेयर डिविडेंड हो गया ना, उसके बाद पहले इसको डिविडेंड मिलना है, बाद में इस बेचारे को डिविडेंड मिलना है। लेकिन जो इसको डिविडेंड मिलेगा क्या वो प्रॉफिट के ऊपर मिलेगा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप चीज होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे लोन होता है। नहीं, मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं कह सकते। ये बात याद रखिएगा, ये फिक्स डिविडेंड होता है, इसको नहीं भूलना आप लोगों ने। क्लियर हो गई बात? लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर के ऊपर डिविडेंड होता है वो क्या होता है? वो फिक्स होता है। नहीं, बाद में करेंगे जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा ना, उस डिविडेंड में से हम इतना हिस्सा दे देंगे, 6% 7%, फिर जितना इनका बन रहा होगा 6-7% दे के फिर बाद में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करेंगे। अब उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कि ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स में कंपैरिजन क्या होगा? तो ये मेरा ख्याल है हो गया। क्या चीज है रिडीमेबल हो? प्रेफरेंस नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम रिडीमेबल ही होते हैं, क्योंकि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कंपनी देती ही उन लोगों को है जिनसे उसने वापस लेने होते हैं। इसे कॉन्टिजेंसी फंड के लिए यूज किया जाता है। कॉन्टिजेंसी फंड मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है कंपनी को फंड्स की, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, उनको हेज फंड्स कहते हैं। हेज फंड्स पढ़ाऊंगा आगे चल के। क्या कहते हैं? हेज फंड्स। किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में हेज फंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
ठीक है, जैसा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फंड है यूबीएल के नाम से, यूबीएल फंड्स, वो हेज फंड है पाकिस्तान में। इसी तरह आदम जी है, इसी तरह अस्करी है, अस्करी बैंक है ना, उसका भी फंड बहुत बड़ा है। अब कंपनी क्या करती है, उसको फौरन पैसा चाहिए, वो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी इन हेज फंड वालों को और उनसे पैसा ले लेगी। जैसे ही कंपनी के पास पैसा आएगा वो अपने प्रेफरेंस शेयर वापस से टिकअप कर लेगी। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है इसके फीचर्स आप खुद पढ़ सकते हैं कि नहीं? मोटे मोटे मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्या फीचर है? डिविडेंड रेट। ऑर्डिनरी शेयर के ऊपर क्या होगा? वेरिएबल होगा, लेकिन उसके लिए प्रेफरेंस के ऊपर क्या होगा? फिक्स होगा। सिंपल सी बात है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पेड ओनली इफ देयर आर स्पेयर फंड्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे उसके बाद जो पैसे बचेंगे ऑर्डिनरी वालों को देंगे, लेकिन इनको तो देना ही देना है क्योंकि इनके साथ क्या हुआ है? मुकमुका हुआ है। ऐसा ही है, तकरीबन वैसे ही है, तकरीबन ये वैसे ही है। फिर उसके बाद है लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन का क्या मतलब है? द लास्ट टू बी रीपेड इन अ लिक्विडेशन। मतलब क्या हुआ? लिक्विडेशन कहते हैं किसको है? कंपनी तबाह हो गई, ठीक है, डिसॉल्व हो गई, बैंकरप्ट हो गई, या कंपनी को अब बेचना शुरू हो गए हो, तो सबसे आखिर में किसको पैसा पे बैक किया जाएगा? ऑर्डिनरी वालों को। और सबसे पहले, ऑर्डिनरी से पहले किसको किया जाएगा? प्रेफरेंस वालों को। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बेचते। जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं या डायरेक्टर्स की औलादे होती हैं उनके पास प्रेफरेंस शेयर्स पड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कंपनी ने किसी को नवाजना होता है तो डायरेक्टर की बीवी को दे देते होते हैं। ये कॉमन सी प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद है वोटिंग राइट। सबसे पहले उसमें पढ़िएगा प्रेफरेंस शेयर में, टिपिकली रिसीव नो राइट टू वोट ऑन कंपनीज डिसीजन। क्योंकि इसकी नेचर एक लोन तरह की है, तो इस वजह से इसके पास इक्विटी राइट वाला वो काम नहीं होता, मालकाना हकूक नहीं होते हैं। मालकाना हकूक क्यों नहीं होते हैं? इसकी सबसे बड़ी रीजन है ये रिडीमेबल है। ये कभी भी कंपनी पे बैक कर सकती है, ठीक है, पैसा पे बैक करेगी, उसे रिसीव कर ले वापस से। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होता है, सॉरी ऑर्डिनरी शेयर होता है, उसमें हर एक बंदे के पास एक वोटिंग राइट होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सर ये जो मतलब पहले मतलब ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया कंपनी और उसके बाद मतलब शेयर भी इशू किए हैं, तो उसके तो चलो वोटिंग राइट हैं, तो जो शेयर इशू कर रहे हैं लोगों को, तो उसका क्या होगा? उसको वोटिंग राइट होगा? हाँ, उसके पास भी वोटिंग राइट होगा। मेरे पास भाई 10 करोड़ शेयर है, उसमें से मैं 1 लाख शेयर बांट देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है मेरे वोटिंग राइट को? फिर तो इतनी जनरल पब्लिक है, वो कैसे इतने? देखो, जनरल पब्लिक ऐसे नहीं वोट देती। होता क्या है, एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, ये तो पढ़ा होगा लॉ में, ठीक है, हर साल में एक दफा होती है। उसमें सिर्फ उन लोगों को इनवाइट किया जाता है जिनके पास मेजर शेयर होल्डिंग होती है। जो छोटे शेयर होल्डर होते हैं ना, वो तो जाना पसंद भी नहीं करते। ठीक है, एक कंपनी ने 10 करोड़ शेयर्स को, 10 करोड़ शेयर्स, 10 करोड़ रुपए के शेयर नहीं, 10 करोड़ शेयर्स को मार्केट में फ्लोट किया हुआ है, बेचा हुआ है। अब उसमें से जिसके पास मेजॉरिटी होगी, जिसके पास 10% शेयर होगा, 50% शेयर होगा, 20% शेयर होगा 10 करोड़ का, वो तो जाना पसंद करेगा, ठीक है। लेकिन जो एक एक 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार दिहाड़ियों वाले लोग होंगे जिसको सिर्फ डिविडेंड चाहिए, वो कहाँ कराची जाएगा या उसके हेड ऑफिस में जाएगा? क्योंकि एजीएम हमेशा कंपनी के हेड ऑफिस में होती है, वो तो जाना पसंद भी नहीं करेगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने बुढ़ापे के लिए किसी ब्लू चिप कंपनी का शेयर खरीद के रख लेते हैं, बस वो डिविडेंड खाते हैं उस पर, बस। ब्लू चिप कंपनी मैं बताऊंगा आगे, ब्लू चिप कंपनी कहते हैं किसको है, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन तो काइंडली पूछिए। असीर, पक्की बात है? क्या कह रही हैं? ये रिवीजन हो रही है? ये कहाँ पढ़ा हुआ था? वाह यार, तुम लोग तो सारे जीनियस हो यार, फिर तो मुझे आप लोगों से पढ़ना चाहिए। मेथड ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कितने किस्म के मेथड होते हैं जब हम अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में फेंकते हैं। मैं एक कंपनी हूँ XYZ, मुझे फंड्स की जरूरत है, मैं लोगों को शेयर बेचने जा रही हूँ, तो मेरे पास कितने मेथड्स होंगे जिनके थ्रू हम शेयर्स को बेच सकते हैं? सबसे पहले IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO का मतलब होता है फर्स्ट टाइम जब मैं अपने शेयर्स की लॉट को बेचूं, उसे IPO कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं नंबर ऑफ शेयर्स को बेचूं, उसको क्या कहते हैं? IPO। नंबर 2 मेरे पास क्या है? प्राइवेट प्लेसिंग। ये प्राइवेट प्लेसिंग बड़ी अजीब सी चीज है। ये क्या होती है? आगे चल के डिटेल में सारा पढ़ेंगे, बल्कि डिटेल में ही पढ़ते हैं, इसकी क्या जरूरत है हमें पढ़ने की। तो सबसे पहले IPO, देख अहमद कैमरे में IPO आ रहा है ये वाला,
ये आ रहा है ना? तूने मुझे बताना है क्या चीज आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही है। A public offer refers to the process in which a company offers its shares for sale to private and or institutional investors. यहां पे सिंपल जानने की जरूरत है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपनी अपनी शेयर्स की लॉट को प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को बेच रही होगी, उसको आईपीओ कहेंगे। मतलब क्या हुआ? मैंने पहली दफा कंपनी बनाई, ठीक है, मैंने 10 लाख शेयर मार्केट में फेंक दिया, तो उसको क्या कहेंगे? आईपीओ। 10 लाख बिक गया, कोई 4-5 साल के बाद मैंने फिर कोई 15-20 लाख शेयर मार्केट में फेंक दिया, उसको क्या कहेंगे? आईपीओ। जितनी नई लॉटें आती जाएंगी वो आईपीओ कहलाती जाएंगी। लॉट, बात लॉट की है, समझ आ रही है बात की? बात किसकी है? लॉट की है। पहला 10 लाख बिक चुका है ना, अब 4-5 साल के बाद मैंने नया 10-15-20 लाख शेयर बेचना है, तो वो मैं किसको बेच सकता हूं? प्राइवेट लोगों को। सेल टू प्राइवेट पीपल। आप जैसे मेरे जैसे लोग जाके 5-10 रुपए के एक शेयर खरीद के ले आएंगे, ऐसा ही है। फिर उसके बाद क्या होएगा? या मैं किसको बेच सकता हूं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? हेज फंड्स। ऐसे बैंक, ऐसे पूल फंड मैनेजर्स जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 बंदे यहां पे बैठे होते हैं, मैं कहता हूं यार 10-10 हज़ार रुपये ले आओ, 50 × 10,000 5 लाख बन गया। हम 5 लाख से शेयर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस क्लास की हद तक मैं क्या करूंगा? एक पूल फंड बना लूंगा, ठीक है, और हम लोग क्या बन जाएंगे? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी इसी को 10,000 को 1 लाख में कन्वर्ट कर लो, तो हमारे पास कितना आ गया? 50 लाख। तो हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। अब आपके बिहाफ पे आप लोगों का सारा फंड कौन मैनेज कर रहा है? मैं मैनेज कर रहा हूं। और अगर ये जो जिल वाला था ये हो जाता तो दिहाड़ियां लगी थे बहुत बड़ी, 300% यार। 10,000 रुपया डाला हो, 30,000 रुपया प्रॉफिट है यार, ये भी तो देखो, है कि नहीं? अब उसके बाद द फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स फॉर सेल इज कॉल्ड एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कंपनी पहली दफा अपने शेयर्स को लॉन्च करेगी उसको क्या कहेंगे? आईपीओ। क्या कहेंगे? आईपीओ। बस इतना ही याद रखना है, नीचे से इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं स्क्रॉल अप करके आपको, स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूं। हमें ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने उर्दू में बताया क्या याद रहेगा? ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। द इनिशियल पब्लिक ऑफर्स नॉर्मली इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन और अंडरराइटिंग बाय एन इशूइंग हाउस ऑफ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अंडरराइटिंग किसे कहते हैं? यहां पे मैं लिख रहा हूं अंडरराइटिंग। सिंपल सी बात याद रखिएगा, बैरिया टाउन है, बैरिया टाउन क्या करता है? उसने एक नई जगह खरीदी, उसमें 500 प्लॉट है। क्या बैरिया टाउन अपने एजेंट खुद बनाएगा बेचने के लिए? बैरिया टाउन सिर्फ कमर्शियल्स चलाएगा। बिकेंगे कहां पे? फाइलें बैरिया टाउन के दफ्तर में भी होंगी। अब बैरिया टाउन को ना सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चाहिए, तो बैरिया टाउन क्या करेगा? एक अमीर ब्रोकर को बुलाएगा, एक अमीर प्रॉपर्टी डीलर को अपने दफ्तरों में बुलाएगा, जो इलाके के बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर होंगे, उनको कहेंगे भाई जान मेरे साथ सौदा कर लो, 500 प्लॉट है, तुम लोगों को पता है मेरी गुडविल कमाल है, तो बताओ, बोली लगाओ किस किस भाव उठाना है। वैसे मैं बेचना चाहता हूं एक प्लॉट 30 लाख का। एक ब्रोकर कहते हैं भाईजान 25 लाख लाओ सारे मिन्नू दे दो। वो जो 25 लाख लाओ सारे मिन्नू दे दो, वो अंडर राइटिंग सर्विसेज है। मेरी सरदर्द है, मैं इसको 24 का बेचूं, 20 का बेचूं, 40 का बेचूं, 30 का बेचूं। आपका तो 500 प्लॉट बिक गया ना, बिक गया कि नहीं? बैरिया टाउन को वो एक क्रॉस चेक देके उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट देके कहानी खत्म कर देगा। सेम इसी तरह अंडरराइटिंग सर्विसेज होती हैं। जो बैंक्स होते हैं वो कंपनीज को कहते हैं भाई तेरा आईपीओ आ रहा है, ठीक है, आधे शेयर की लॉट मुझे दे दे, 5,000, 20,000, 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तेरा शेयर बिकेगा, आधे मुझे दे दे, लेकिन रेट तुझे मैंने 10 रुपए नहीं देना, मैंने कितना देना है? 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 8.5 रुपए, बस। बाकी मैं उसको 9 रुपए का बेचूं, 10 रुपए का बेचूं, 11 रुपए का बेचूं, वो मेरी सरदर्द है। तो कंपनी को क्या मिलता है? कंपनी को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। हो सकता है जब हम इसको स्टॉक मार्केट में लॉन्च करें तो हमारा शेयर ही ना बिके ज्यादा। हमने 1 करोड़ शेयर बेचना है, उसमें से 60-70 लाख बिक जाए, बाकी 30 लाख बिके ही ना। तो अंडर राइटर ये जमानत ले लेता है मैं तेरे शेयर बिकवा दूंगा, लेकिन मुझे अंदर से कमीशन चाहिए या मुझे एक हैंडसम अमाउंट चाहिए। शेयर मैं तेरा 10 रुपए का बिकवाऊंगा,
मैं तुझसे कितने का लूंगा? 7 रुपए का, 8 रुपए का, 2 रुपए मेरी दिहाड़ी। तो वो ओनर नहीं बनता तो शेयर नहीं, वो ओपन शेयर्स होते हैं, नाम नहीं लगे होते। आप कभी किसी हाउसिंग सोसाइटी में जाओ, वहां पे ओपन प्लॉट्स होते हैं, ओपन फाइल्स होती हैं। 3 महीने के बाद उस फाइल को ऑनरशिप का नाम, ऑनर का नाम लगता है। ठीक है, इसी तरह शेयर्स भी ओपन होते हैं। मेरे पास सिर्फ शेयर्स की लॉट है, उस लॉट को मैं बेचूं तो बेचूं, जब बिकेगी फाइनल इन्वेस्टर के पास जाएगी, वो अपना नाम लगवाएगा ऊपर। तो वो तो ऑलरेडी कम अमाउंट में ले रहे हैं ना उससे, हम्म। उसके ऊपर भी कमीशन लेंगे। 2 काम है, या तो कमीशन ले लेगा या फिर वो प्रॉफिट ले लेगा। ठीक है, कंपनी इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि कमीशन भी दे और प्रॉफिट भी दे। या कम पैसों में या कमीशन। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? पक्की बात है, बड़ा आप लोगों को समझ आ गई? तो कंफ्यूज लग रहा है मुझे, पहली दफा पढ़ा ये चीजें। नहीं वो कोई पहले वाला क्वेश्चन था। क्या डाइल्यूट? नहीं वो शेयर्स वाला। क्या? वोटिंग राइट। हाँ, तो मतलब सबको मतलब सबको एक एक वोटिंग राइट मिलता है। तो अब इतने वोट डालेगा कौन? वो जाते ही नहीं है। सबको एक ही जितनी उसके पास शेयर। एवरी शेयर हैज अ 1 वोटिंग राइट। तो एक्चुअली करते हैं कि एक्यूमुलेट करके एक वोटिंग राइट ही दे देते हैं, ये होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जिस बंदे के पास एक शेयर होगा उसके पास एक वोटिंग राइट है। मुझे थोड़ा सा आगे चल लेने दो, ये क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में, 2-4 दिन आगे जाने दो। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया जो अंडर राइटिंग सर्विसेज होती हैं वो लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स को खरीद लेते हैं। ब्लॉक ऑफ शेयर मतलब 1 करोड़ शेयर है, उसमें से 40-50 लाख का वो एक ब्लॉक अपने नाम पे साइड पे कर लेंगे कि हम बेचेंगे। लेकिन वो शेयर्स ओपन होंगे, उनके नाम पे नहीं लगेगा, शेयर हमेशा फाइनल इन्वेस्टर के नाम पे लगेगा। अब उसके बाद they will then offer them for sale to general public and other investors. The issuing house is normally a merchant bank or a syndicate of bank. syndicate किसे कहते हैं? 4-5 बैंक मिलके पकड़ लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को, लॉट को खरीद लेंगे, अंडरराइटर बन जाएंगे, खरीदेंगे नहीं सिर्फ उठाएंगे। ठीक है, या क्या होगा? मर्चेंट बैंक, एक आध बैंक, जैसे यूबीएल और एचबीएल बहुत ज्यादा करते हैं, ये मिजान बहुत ज्यादा करता है। बेटा वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, सिंपल सी बात है। 40 लाख शेयर है, 4 करोड़ रुपए बन रहा है, तो बैंक रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं, तो रिस्क को एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि रिस्क कम से कम हो। कभी सब्जी मंडी गए हो? हाँ, आप लोग कभी गए हो सब्जी मंडी? आप गए हो? क्या काम आपका सब्जी मंडी में? वहां पे क्या होता है, कभी सुबह सुबह जाओ ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक अजानों से भी 1-2 घंटा पहले, तो वहां पे बड़े बड़े ट्रक लगे होते हैं आलूओं के, प्याज के, 50-50, 70-70 ट्रक लगे होते हैं वहां पे। वो ट्रक करते क्या है, वो आड़ती मंगवाते हैं। आड़ती एक बड़ा ब्रोकर है, ठीक है, जो ट्रक को खरीद रहा है डायरेक्ट फार्मर से। सेम इसी तरह ये मर्चेंट जो है, ये सिंडिकेट है, ये बड़ा ब्रोकर है जो डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहा है। फिर आड़ती करता क्या था? आड़ती दुकान बना के बैठा होता है, 4-5 गनमैन होते हैं उसके पास। एक उसके पास पुराने ज़माने में आपने इंडियन मूवीज़ में देखा होगा कि वो ऐसे रख के और ऐसे कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, मुंशी बैठे होते हैं। सेम ऐसे मुंशी आड़तियों के पास होते हैं, वो लिख रहे होते हैं। छोटे छोटे दुकानदार जिन्होंने सब्जी मंडियों में वो स्टॉल लगाए होते हैं, वो उनके पास आते हैं, आके 100 पेटी, 40 पेटी, अगर आलू है 100 किलो आलू, 10 किलो आलू, 20 किलो, 40 किलो आलू, जितनी जिसकी पसली है वो उठा के ले जाते हैं। और वो सारा किस पे होता है? उधार पे। किस पे होता है? रियल में पैसा नहीं देते। पैसा कब देते हैं? शाम 1-2-3 बजे के बाद, दोपहर को। सुबह अजानों के बाद बेचना शुरू करते हैं, जब उनका माल बिक जाता है अपना प्रॉफिट अपने पास रखते हैं छोटे दुकानदार, और मेजर पैसा जो खरीदा होता है आड़ती को देके घर चले जाते हैं। सेम इसी पैरामीटर के ऊपर ये बिजनेस है, सेम, कोई इसमें वो नहीं है। स्टॉक मार्केट बनी ही मंडी को देख के थी। स्टॉक मार्केट जितने भी फंडामेंटल्स ये फॉलो करते हैं, सब्जी मंडी में और उसके बाद गल्ला मंडी में, सारी जगहों पे यही पाया जाता है। गल्ला मंडी का मतलब, वहां पे भी गए हो? जहां पे आप गए हो कभी? जहां पे गंदुम मिलती है, चावल मिलते हैं, चीज एवरीथिंग इज फाइन, जहां पे गंदुम चावल मिलते हैं। आड़ती है क्या तुम? क्या बात है, तेरी अमीर आदमी है फिर ते। IPOs are normally the most expensive route to market and are therefore commonly seen with larger companies looking to raise substantial amount of capital. IPO क्या होता है? हमेशा क्या होगा? एक्सपेंसिव रूट होगा, क्योंकि IPO में जिस बैंक ने आपकी कमर्शियल करनी है, जिस बैंक ने आपके उस शेयर को मार्केट करना है, वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा। वैसे नॉर्मली कंपनीज करती हैं IPO।
कि जो ब्रोकर के पास आप जाते हैं, ब्रोकर आपके शेयर्स रख लेता है लेकिन वो ऑनर नहीं करता उसको, और हाँ। बाद में उसको कुछ ऐसे बाद बेच देता है जब उसकी अमाउंट हाई हो जाती है। ठीक है, तो उस तरह किस्म की कोई चीज़ थी इसमें, लेकिन मैंने पढ़ा था ऐसे। कहाँ पे पढ़ा था? ये तो सामने भी एक्सप्लेन की थी, मुझे एक होता है मुझे याद नहीं हो। पता नहीं, आप उसको दे देते हो, वो बेच देता है जब प्राइस आई होती है। तो सिंपल सेल परचेज का ही है, बिडिंग करना। इलीगल क्या था इसमें? ये तो सिंपल ऐप्स बनी हुई है, इन्वेस्टोपीडिया ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आप कर सकते हो ये। उसके बाद हर जितने भी बड़े फंड्स हैं उनकी अपनी ऐप्स हैं, अगर आप उनमें उनके अकाउंट ओपन करो तो आप उनसे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, वो तो बिडिंग होती है। ठीक है, चलें जी। प्राइवेट प्लेसिंग, प्राइवेट प्लेसिंग का क्या मतलब है? With a private placing, an issue of equity shares is placed by the company with one or more institutional investors through a broker, unlike an IPO is open to the general public. मतलब क्या हुआ प्राइवेट प्लेसिंग का? आपने शेयर बेचने हैं, आप स्टॉक मार्केट में फ्लोट नहीं करोगे, आप एक दो ब्रोकर को पकड़ोगे, उसको कहोगे भाईजान ये हमें एक दो लॉट किसी बड़े इन्वेस्टर को बिकवा दो, उसे क्या कहेंगे? प्राइवेट प्लेसिंग। दोबारा सुन लो, प्राइवेट प्लेसिंग में जनरल पब्लिक को शेयर्स बेचे नहीं जाते, एक आध हेज फंड को पकड़ा जाता है और उसी से कॉन्ट्रैक्ट करके उसी को शेयर बेच दिए जाते हैं। बात याद रहेगी। ये सिंपल प्राइवेट कंपनीज करती हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी करती हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो मानते हैं कि नहीं। क्यों कि अगर प्राइवेट लिमिटेड करेगी तो उसके इक्विटी डाइल्यूशन होगी। प्राइवेट के लिए प्रॉब्लम है, पब्लिक के लिए प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक प्राइवेट प्लेसिंग करती हैं। प्लेसिंग इज अ लोअर रिस्क एंड लोअर कॉस्ट मेथड ऑफ इशुइंग शेयर्स, क्योंकि देखो इसमें आपने शेयर्स की पब्लिसिटी नहीं करनी है, इसमें आपने जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करने हैं, इसमें आपने कोई ब्रोकरेज ज़्यादा हैवी फीसेस नहीं देनी है, इसमें कमीशंस नहीं देनी है, इसमें आपने अंडर राइटिंग सर्विसेज के पैसे नहीं देने हैं। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, आपने दो चार ब्रोकरों से बात करनी है, कहना बिकवा दे यार सारे। वो ब्रोकर दो तीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेके आएगा, वो आके खरीद लेंगे। कमीशन थोड़ी सी होगी ना, ज्यादा बंदों को कमीशन ज्यादा जाती है, एक दो बंदे को कमीशन कम जाती है। ठीक है। A private placing normally results in a narrower shareholder base and potentially lower liquidity in the share once the company has been admitted to a market। मतलब क्या हुआ इसका, कोई समझाएगा? लोअर लिक्विडिटी किसे कहते हैं? जब कंपनी प्राइवेट प्लेसिंग करती है, सिंपल सी बात है, एक कंपनी के शेयर 10,000 बंदे के पास हैं तो वो मार्केट में उसको ट्रेड ऑफ करेंगे, आपस में करेंगे। लेकिन अगर एक ही कंपनी के पास वो सारे नंबर ऑफ शेयर्स हों, वो ट्रेड ऑफ करेगी मार्केट में? वो तो मलकियत लेके बैठ गई ना। कम लोगों को ट्रांसफर हो रही होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है सेल परचेज के लिए पैसा होना मार्केट में। ठीक है, अगर एक शेयर बार बार बिक रहा है तो इसका मतलब क्या? लिक्विडिटी हाई है, लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, पैसा नया पुराना हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? पैसा नवा पुराना करना। मार्केट में ये टर्म बोली जाती है, इसको क्या कहते हैं? पैसा नवा पुराना करना। ठीक है, लेकिन एक ही कंपनी के पास सारे शेयर्स हैं, प्राइवेट एक्विटी, प्राइवेट उसके प्लेसिंग के अंदर, तो बेचे ना बेचे हु केयर्स। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा फियर और फोमो क्रिएट होगा। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, ये कहाँ पे पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ा है? ये तो बुक्स में नहीं होता आप लोगों की। ओके, दैट्स ग्रेट। लेकिन आपने ब्रोकर को कहा शेयर करने में, जरूरी तो नहीं है कि वो एक ही बंदे को बेचे, वो तो ज़्यादा नहीं, प्राइवेट प्लेसिंग में 2-3 बस, इससे ज्यादा नहीं होता। तो जरूरत करते हैं कि आपने दो तीन बंदों को। हाँ, बस एक दो नहीं चुका यार, अलॉट। समझ आई बात की? इसके ऊपर एक मूवी भी इंडिया ने बनाई हुई है कॉर्पोरेट के नाम से, देख लेना कभी। अब उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। अंडर स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन, नो न्यू शेयर आर मेड अवेलेबल टू द मार्केट। An introduction describes when shares in large companies are already widely held by the public, typically at least 25% of the company। मतलब क्या हुआ भाई? इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आपने नए शेयर्स को नहीं बेचना। ऑलरेडी उस कंपनी के 25% के करीब शेयर्स जनरल पब्लिक के पास ऑलरेडी हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन में कम से कम 25% शेयर्स किसके पास होने चाहिए? जनरल पब्लिक के पास। देखो मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ MCQs के लिए, और चूंकि आप लोग नया नया इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करने लगे हो तो आपकी इन वर्ड्स के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर मैं आपको नोट्स के ऊपर ले जाऊंगा तो ये वर्ड सारे ओमिट हो जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात की? अब इसके बाद क्या है जी?
so that a market for shares already exists and the company wants its shares to be publicly tradable on a recognized stock market. ऑलरेडी लोगों के पास 25% शेयर हैं, अब कंपनी चाहती है कि भाई आपस में ट्रेड करो। रियल में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अपने ही एजेंट्स को, अपने ही लोगों को कहती है, अपने टॉप के मैनेजर्स को कहती है शेयर खरीदो हमारे। आपके पास शेयर है ना, मैं ब्रोकर को कहूंगा यार मुझे शेयर ले दे इतने फलानी XYZ कंपनी के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपनी में ट्रेड, उस शेयर में ट्रेड होना शुरू होगी। जिस कंपनी के शेयर्स में ट्रेड होती है उसकी प्राइसेस हाई होती हैं। दोबारा सुन लो, जिस कंपनी के शेयर्स में ट्रेड होती है उसकी प्राइस में वोलाटिलिटी होती है। वोलाटिलिटी का मतलब प्राइस का ऊपर नीचे जाना, और जिसमें ट्रेड नहीं होती वो ऐसे चलता रहता है डेड लाइन की तरह। क्लियर है? तो कंपनी इंट्रोडक्शन में क्या करेगी, आपस में ट्रेड करवाने के लिए पॉलिसीज मुरतब करेगी। इससे कंपनी को क्या फायदा है? अ कंपनी माइट एग्जीक्यूट एन इंट्रोडक्शन इन ऑर्डर टू एनहांस द मार्केटेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स एंड गेन बेटर एक्सेस टू कैपिटल द फ्यूचर थ्रू इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू अ वाइडर इन्वेस्टर बेस। इंट्रोडक्शन का सिर्फ ये फायदा होता है कि उसका कंपनी का शेयर लोगों में पॉपुलैरिटी लेता है, ठीक है, क्योंकि शेयर ट्रेड हो रहा होता है ना, तो जो शेयर जितना ट्रेड होगा उतनी उस कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। कोई एतराज? और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से कंपनी को डायरेक्ट फंड नहीं मिलता, इनडायरेक्ट फंड मिलता है। कैसे? अगर मेरा ही एजेंट जाके, मेरी कंपनी है, मेरा एजेंट जाके एक शेयर्स खरीदेगा, जब शेयर की प्राइस आई उसको सेल कर देगा तो कैपिटल गेन हमें आएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्रोडक्शन से जो कैपिटल गेन आता है कंपनीज उसको अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिखती। नहीं, लीगल है, आपको बुक में कोई लीगल चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, लीगल है सब। लेकिन डिक्लेयर डिविडेंड में ये चीज नहीं जाने वाली है, मेरा नहीं ख्याल इतने अच्छे होंगे। सही है, कैपिटल गेन किया ना ना हो जाए। हाँ, ये प्रोसेस इलीगल है, ये प्रोसेस इलीगल नहीं है, डिक्लेयर करना चाहिए। आपका क्वेश्चन ही होना चाहिए सर डिक्लेयर करें या ना करें। अब उसके बाद है जी कंपैरिजन ऑफ इंट्रोडक्शन विद अदर मेथड्स ऑफ रेजिंग इक्विटी। जो इंट्रोडक्शन है उसका अदर जो ऊपर वाले मेथड्स पढ़े उनके साथ कंपैरिजन पढ़ लेंगे आप लोग। ये पढ़ाने की तुम्हें जरूरत नहीं है ना, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि कर दूं। बस ठीक है, फिर ये कल करके आना है आप लोगों ने, ठीक है, एक दफा पढ़ लीजिएगा सारी वही बातें जो मैंने पहले कर दी। अब उसके बाद आता है राइट इशू। मैं फिर वही कह रहा हूं, इनको रट्टा नहीं लगाना, 2-4 दिन मेरी यही रूटीन रहेगी ताकि आपको वर्ड्स के साथ फेमिलियरिटी मिल जाए, क्योंकि चैप्टर नंबर 12, 13, 14 भाई सारा इसी के ऊपर है। अगर ये टर्म्स अभी याद हो जाएंगी 13, 14 काफी हद तक समझने में आसान नहीं रहेगी, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लास्ट टाइम सबसे मुश्किल जो चैप्टर था वो 14 था। 14 को मैंने 2 दफा रिवाइज करवाया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो इस वजह से मैं हर चीज को डिटेल में पढ़ रहा हूं, आपको नोट्स पे जंप नहीं लगवा रहा, ताकि आप लोगों को उसमें जाके प्रॉब्लम ना आए और आप लोगों को भी, ऑनलाइन वालों। राइट इशू, दिस इज व्हेन अ कंपनी इश्यूज न्यू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ईच। एक बात याद रखो, एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। राइट इशू क्या हुआ, ऐसा शेयर इशू करना, किसको इशू करना, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिनके पास मोस्ट प्रोबेबली कौन से शेयर होंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे। उसी नहीं समझ आ रही, पक्की बात है ना? अगर नहीं समझ आए तो प्लीज मुझे रोक लीजिएगा। ईच शेयर होल्डर हैज अ राइट टू बाय न्यू शेयर इन प्रपोर्शन। सिंपल मतलब क्या हुआ, अगर आपने प्लॉट बेचना है ना तो कानून कहता है जो प्लॉट के साथ वाला मालिक है ना, पहले उससे पूछ लो तुमने ये प्लॉट खरीदना है कि नहीं खरीदना। पता है आपको इस कानून का? ये कानून होता है अगर आपने अपना घर बेचना है ना तो पहले आप दोनों साइड वालों को पूछो, नहीं तो वो स्टे भी लेके आ सकते हैं आपके घर पे, वो बिकने नहीं देंगे, हमने पूछा ही नहीं इसने, ठीक है। इसी तरह राइट इशू होता है कि अगर आपने शेयर बांटने हैं ना तो पहले किनको पूछोगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, भाई जाना शेयर आने लगे जलील लोगों। अगर तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपकी कंपनी से खुश हुए तो वो आपका शेयर बाय कर लेंगे, अदरवाइज वो कहेंगे जो भी कहेंगे। For example, 1 for 1 each means a shareholder can buy 1 new share for each one they already have. तो मतलब क्या हुआ, जिसके पास पहले ही 10,000 शेयर है उसके पास क्या राइट है, वो न्यू 10,000 शेयर्स को बाय कर सकता है। इसको हम राइट इशू कहते हैं। अब उसके बाद आता है बोनस इशू। अच्छा असीम, मुझे एक बात बताइए, जब ये शेयर इशू हो जाएंगे, राइट इशू हो गया,
तो इसका स्टेटस क्या होगा, ऑर्डिनरी शेयर वाला या प्रेफरेंस शेयर वाला? ऑर्डिनरी शेयर वाला होगा। ये बात याद रखिएगा, जब राइट शेयर इशू किए गए, ठीक है, तो उसका जो स्टेटस होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस वाला नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? सिंपल इसमें क्या है, जनरल पब्लिक को नहीं बेचते, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेच देते हैं। सिंपल इसका ये मतलब है। कोई एतराज किसी को? चलें आगे। अब आता है बोनस इशू। तो बोनस इशू में नॉर्मली पाकिस्तान में या दूसरी दुनिया में क्या रूटीन होती है, एम्प्लॉइज को बोनस देते हैं हर साल, सैलरी बढ़ा देते हैं या बोनस दे देते हैं, ठीक है, तो उसकी जगह शेयर दे दो तो उसको क्या कहेंगे, बोनस इशू। आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दो, उनको क्या दे दो, शेयर्स दे दो, तो उसको क्या कहेंगे, बोनस इशू। देखो आपको शायद पता है या नहीं पता, पढ़ा हो आप लोगों ने, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जरूरी नहीं है कि वो हर साल क्या दे, डिविडेंड डिक्लेयर करे। इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल। वो चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर ना करे, डिक्लेयर जीरो कर दे, लॉस शो करवा दे, ऐसा ही है। इंडस मोटर्स का नाम सुने? एक दफा मैंने इसके शेयर खरीदने थे भाई साहब की, मैंने वो फंडामेंटल एनालिसिस किया। रेशियोज पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? रेशियोज का मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। भाई साहब उसके इतने बड़े लॉस थे। मैं अल्लाह के बंदे, तुम लोगों की सैलरियां, डायरेक्टर की सैलरियां देखो और तुम लोग की हरकतें देखो, लॉस देखो यार, पिछले 4 साल से लॉस, 4 साल से लॉस, और सैलरियां देखो तुम लोग यार, अपनी सैलरियां नहीं कम करनी है, लॉस को मिटिगेट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि भाई गवर्नमेंट और पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, खैर है, सैलरियां तो ले रहे हैं ना हम लोग। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, वो प्रॉफिट नहीं लेते होते, वो क्या लेते हैं, सैलरियां। बस अल्लाह अल्लाह खैर सला, उनकी सैलरियां बहुत ज्यादा होती हैं। इलॉन मस्क का नाम सुना है? उसकी एनुअल सैलरी बनती है $1 बिलियन, $1.2 बिलियन, $1.8 बिलियन। वो प्रॉफिट नहीं लेता। 2 साल से उसने सैलरी भी नहीं ली, उसने सैलरी के नाम पे बोनस इशू लिए, और उसके बोनस इशू की जो वैल्यू बनी $18 बिलियन। 2 साल में सिर्फ उसने अपनी कंपनी से बीइंग CEO $18 बिलियन कमाया, और ये ऑन रिकॉर्ड है, टेस्ला की वेबसाइट के ऊपर है, मैंने खुद पढ़ा था। इसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आप में से किसी को शक हो कि सर एमी बकवास मार रहे होंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को शक है ना कि मैं बकवास ही करता हूँ, तो ये रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा होता हूँ ना, आप उसको गूगल कर लिया करें, क्योंकि कुछ क्वालिफाइड लोग हैं, वो खैर बंदा क्या कह सकते हैं उन लोगों को। चलें जी, बोनस इशू। विद अ बोनस इशू ऑन न्यू कैपिटल इज रेज्ड, द कंपनी कैपिटलाइजेस पार्ट ऑफ इट्स रिजर्व्स बाय मेकिंग अ बोनस इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो वही लाइन लिखी जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, कि पैसा नहीं देना ते शेयर दे दो, कमीशन नहीं देनी ते शेयर दे दो। मंडी लाई हुई है शेयर की, पूरा गोदाम पर पे शेयर्स का, ठीक है, तो इसी को बोनस शेयर कहेंगे, इसमें कोई इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, इस पर डिविडेंड जब अगले साल डिक्लेयर किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, उसी तरह। क्लियर है? हाँ, बस बोनस शेयर में फर्क ही है, बोनस इशू में फर्क ही है, आप पैसे नहीं लेते, आप फ्री में दे रहे होते हो। समटाइम फ्री में दे रहे होते हो, समटाइम आधी कीमत पे दे रहे होते हो। ये डिपेंड करता है कंपनी के इंटरनल डायनामिक्स के ऊपर। क्लियर हो गई बात? लें जी, तो इसका मतलब आप लोग डिफरेंस बिटवीन राइट इशू एंड बोनस इशू भी कर लेंगे। तो अच्छा, मेजर मुझे जल्दी से कोई बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस बोनस में और राइट में? ना राइट में पैसे लेने होते हैं भाई, हर शेयर को बेचा जाता है। बोनस में फ्री में भी किया जा सकता है। समझ आ रही है ना बात की? जो राइट इशू होता है, राइट इशू का मतलब ही सिर्फ ये, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, सिर्फ उनको कह दो ये भाई ले लो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी, लेकिन जो बोनस है उसमें कोई पैसे नहीं है। ठीक है, तो पढ़ देता हूं आपके लिए। In case of a right issue, the company issues shares to existing shareholders in exchange of consideration. Consideration का मतलब क्या हुआ? लॉ में पढ़ी होगी आपने, बिजनेस लॉ में कंसिडरेशन किसे कहते हैं? किसी चीज को वैल्यू करने के लिए पैसे ले लेना या कोई सर्विस परफॉर्म कर देना, ऐसा ही है, वो कंसिडरेशन कहलाएगी। तो सेम कंसिडरेशन का मतलब यही है कि जब तुम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सौदा बेच रहे होते हो तो कंसिडरेशन लेनी है तुमने उससे पैसे लेने हैं।
In case of bonus issue, the company should share by capitalizing its existing reserves that increase the shares of the company without increasing the asset of the company. Asset of the company का मतलब क्या हुआ भाईजान? कैश नहीं आ रहा, करंट एसेट है ना कैश। शेयर इशू करोगे कैश लवोगे ना, इधर से आपकी इक्विटी बढ़ गई और उधर से आपका करंट एसेट बढ़ गया, तो दोनों बैलेंस हो गए ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? कोई मुझे जल्दी से बताएगा? FAR 1 की रूल से, FAR 1 की रूल से मैंने बोनस शेयर इशू किए, बोनस शेयर्स मैंने इशू कर दिए, 10,000 मैंने शेयर इशू कर दिया। अब ये 10,000 शेयर ना इक्विटी में जाएगा। किस में जाएगा? इक्विटी में। पहले इक्विटी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख एट द रेट ऑफ 10, तो टोटल इक्विटी कितना हुई? 8 लाख। ऐसा ही है। टाइम क्या हो गया? 2 मिनट रह गए हैं ना अभी, पूरा 9 हो गया। बस ये मैं खत्म करने लगा इसको। 8 लाख होगा। लेकिन अभी अगर मैं 10,000 शेयर और इशू कर दूं तो फिर कितने होंगे? 1,10,000 एट द रेट ऑफ 8। अब कितनी हो गई? 8,80,000। लेकिन द थिंग इज आपने तो कैश इकट्ठा ही नहीं करना, तो ये 80,000 कैश में तो गया नहीं, फिर बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस शीट बैलेंस होनी चाहिए ना। रिटेन्ड अर्निंग से पैसा निकाल लो या जनरल रिजर्व से पैसा कम कर दो 80,000। ठीक है बच्चे, रिटेन्ड अर्निंग में से 80,000 कम कर दो या जनरल रिजर्व में से कम कर दो। वो 80,000 रुपया वहां से कम होकर यहां पे चला गया तो बैलेंस रहेगा। प्रीमियम से भी कम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है इंटरनल डायनामिक्स पे। ठीक है, ऑनलाइन वालों अपना ख्याल रखिएगा। आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।